खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकवंश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से किसान आंदोलन को लेकर हुसैनगंज के ओसीआर पर इकट्ठा हुए किसान। बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर किसानों ने राज्यपाल से मुलाकात करने की कोशिश की। हजरतगंज पुलिस ने बैरिकेड पर किसानों को रोका है। भारी पुलिस बल हजरतगंज क्षेत्र में मौजूद। बातचीत करने पर किसानों के डेलीगेशन राज्यपाल से मिलने की मिली इजाजत। अनुमति अभी बाकी है। भारी संख्या में किसानों ने इकट्ठा होकर काला कानून वापस लेने के नारे भी लगाए। तो एक बार फिर से किसान आंदोलन 7 महीने के बाद तेज हो चला। किसान आंदोलन को लेकर हुसैनगंज के ओसीआर पर किसान इकट्ठा हुए। भारी संख्या में यहां पर किसान इकट्ठा हुए हैं। राज्यपाल से मुलाकात करने की कोशिश की गई। हजरतगंज पुलिस ने बैरिकेड पर किसानों को रोक दिया। भारी पुलिस बल हजरतगंज क्षेत्र में मौजूद है। बातचीत करने पर किसानों की डेलीगेशन राज्यपाल से मिलने की है मिली अनुमति बाकी। ये जो भीड़ है उन सभी को रोका गया है। भारी पुलिस संख्या में किसानों ने इकट्ठा होकर काला कानून भारी संख्या में किसानों ने इकट्ठा होकर इस काले कानून का विरोध किया। किसानों का कहना है कि ये तीनों काले कानून को वापस लिया जाए। तो एक बार फिर से किसान आंदोलन में जान दिखती हुई नजर आ रही है। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए विरोध को देखते हुए तमाम तरह के किसानों पर आरोप भी लगाए गए थे। लगातार विरोध प्रदर्शन इसी संदर्भ में जारी रहा, लेकिन उसके बाद कोई बड़ी कार्रवाई यहां देखने को नहीं मिली थी। तो बरेली में मास्क के विवाद में सिक्योरिटी गार्ड ने ग्राहक को गोली मार दी। आपको बता दें कि बैंक ऑफ इंडिया में मास्क नहीं लगाने के विवाद में ग्राहक और सिक्योरिटी गार्ड के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने ग्राहक पर गोली चला दी। इस घटना में ग्राहक के पैर में गोली लगी। घटना की जानकारी मिलते ही बैंक में मौजूद ग्राहक और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। एसएसपी आईजी एसपी सिटी रविंद्र कुमार ने मौके पर पहुंचकर बैंक के साथ अधिकारियों के साथ साथ बैंक के स्टाफ से बातचीत कर जानकारी ली। जानकारी के मुताबिक सुभाष नगर थाना क्षेत्र के रेलवे कर्मी राजेश बैंक में किसी काम के लिए बिना मास्क पहुंच गए थे। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोका। सिक्योरिटी गार्ड केशव प्रसाद ने मास्क नहीं लगाने पर ऐतराज किया। इसी बात को ही लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था। बताया जा रहा है कि किसी तरह गोली चल गई। फिलहाल सिक्योरिटी गार्ड जानबूझकर गोली चलाने के मामले से इनकार कर रहा है। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया। तो पूरा मामला बरेली से बता रहे हैं। अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहां पर एक गार्ड ने ग्राहक मास्क लगाकर बैंक में नहीं पहुंचा था। इसकी वजह से गार्ड ने ग्राहक पर गोली चला दी। ग्राहक के पैर में गोली लगी है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। बरेली में मास्क के विवाद में सिक्योरिटी गार्ड ने ग्राहक पर गोली चलाई। बैंक ऑफ इंडिया की ये ब्रांच बैंक ऑफ इंडिया में मास्क नहीं लगाने के विवाद में ग्राहक और सिक्योरिटी गार्ड के बीच विवाद हो गया था, लेकिन इस विवाद में बहस काफी हुई। बहस के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने गोली चला दी। हालांकि इस घटना के बाद सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि उसने जानबूझकर गोली नहीं चलाई है, बल्कि गलती से चली है। थाना कोतवाली के अंतर्गत स्टेशन रोड पर बैंक ऑफ बड़ौदा का बैंक है। यहाँ पर एक व्यक्ति राजेश कुमार हैं। ये रेलवे के कर्मचारी हैं। ये अपनी पत्नी के किसी बैंकिंग के काम को लेके अपने बैंक ऑफ बड़ौदा में गए थे। उसी दौरान इनकी किसी बात को लेकर वहाँ का जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है, जिसका नाम केशव कुमार है, उससे कुछ झड़प हुई, बहस हुई। और उसके बाद वहाँ पर जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है उसके द्वारा अपनी जो लाइसेंसी बंदूक है उससे गोली चला दी गई, जो उनकी जांघ में लगी। थोड़ी देर बाद जो घायल व्यक्ति हैं उनको जिला अस्पताल पहुँचा दिया गया, जहाँ उनकी हालत अभी खतरे से बाहर है। और जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है उनको हिरासत में ले लिया गया है। थाना कोतवाली के अंतर्गत स्टेशन रोड पर बैंक ऑफ बड़ौदा का बैंक है। यहाँ पर एक व्यक्ति राजेश कुमार हैं। ये रेलवे के कर्मचारी हैं। ये अपनी पत्नी के किसी बैंकिंग के काम को लेके अपने बैंक ऑफ बड़ौदा में गए थे। उसी दौरान इनकी किसी बात को लेकर
तो बरेली में मास्क के विवाद में सिक्योरिटी गार्ड ने एक ग्राहक पर गोली चला दी है। ग्राहक के पैर में गोली लगी। गंभीर अवस्था में ग्राहक को जिला अस्पताल के अंदर भर्ती कराया। सिक्योरिटी गार्ड का हालांकि कहना है कि गोली उसने जानबूझकर नहीं चलाई है बल्कि गलती से लगी है। इस घटना में ग्राहक के पैर में गोली लगी। घटना की जानकारी होते ही बैंक में मौजूद ग्राहक और कर्मचारी के बीच हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। एसएसपी, आईजी, एसपी सिटी रविंद्र कुमार ने मौके पर पहुंचकर बैंक के साथ, अधिकारियों के साथ और बैंक के स्टाफ के साथ बातचीत कर पूरे मसले को जानने की कोशिश की। आपको बता दें कि सुभाषनगर थाना क्षेत्र के रेलवे कर्मी राजेश बैंक में किसी काम को लेकर बिना मास्क के पहुंचा। सिक्योरिटी गार्ड केशव प्रसाद ने मास्क नहीं लगाने पर ऐतराज किया और इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच का ये पूरा मामला है। ग्राहक के पैर में गोली लगी, घायल अवस्था में जिला अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया गया। अभी क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? स्वास्थ्य कैसा है ग्राहक का? दीपक, शुरू मैं आपको बता दूं, ये जो घटना हुई है ये एक ग्राहक थे जो कि रेलवे कर्मचारी हैं, थे जो अपने कुछ लेन देन के लिए बैंक में आए थे। मास्क न होने पर इनकी गार्ड से इनकी कहासुनी हुई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि गार्ड ने गोली चला दी और गोली उनके पैर में लग गई। बात करी जाए पुलिस की बात करें तो उसके बाद पुलिस को उनको बुलाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल भेज दिया। जब वहाँ उपचार सही नहीं होता तो वहां से उपचार आगे रेफर कर दिया गया। बिल्कुल फिलहाल मैं आपको भी बता दूं, परिजन का आरोप है कि बैंक मैनेजर या बैंक किसी स्टाफ ने जो घायल को घायल अवस्था में उठाया नहीं, कोई उसे देखने नहीं आया। पुलिस की मदद के बाद उसको अस्पताल भेजा गया था। शुरू बिल्कुल दीपक, तमाम जानकारी के लिए बहरहाल आपका शुक्रिया। तो फतेहपुर जिले की शहर स्थित बाकरगंज मोहल्ले की रहने वाली महिला टीचर कल्पना सिंह ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि शहर के एक नामचीन स्कूल नरूला हुदा में भी उनका आना जाना था और उस स्कूल में काम करने वाली महिला टीचर ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि 2020 में 25 से 20 मौलानाओं के साथ उमर गौतम स्कूल में आया था और महिला टीचर को मौलाओं ने धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बनाया था। स्कूल में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को उर्दू व अरबी पढ़ाया जाता था, जिसके द्वारा लगातार उन्होंने विरोध भी किया। उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। उनका यह भी कहना है कि मेरे द्वारा जिले के सदर कोतवाली में तहरीर देकर सुसंगत धाराओं में स्कूल के प्रबंधक शरीफ मौलाना और उसके बेटे अमर शरीफ के खिलाफ धारा 406, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज भी कराया गया, लेकिन पुलिस ने इस मामले में एफआईआर नहीं लिया। ना ही पुलिस ने स्कूल प्रबंधक से कोई पूछताछ ही की और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। सर, ये बहुत सारे मौलाना आए थे सन 2020 में फरवरी के में। जी। ठंडी थी काफी, उस समय विंटर वेकेशन भी चल रहा था, बच्चे नहीं आ रहे थे, तो काफी हिंदू थे टीचर और मुस्लिम हिंदू थे टीचर। तो इन लोगों ने हमको सुबह बुलाया तो बोले कि हमारे यहाँ कुछ आइएगा। तो हम लोग जब पहुँचे वहाँ पे तो सर वहाँ पे कम से कम 25 से 30 मौलाना थे। तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा के मंडी धनौरा थाना इलाके में गांव पारा खालसा में किसान नरेंद्र शर्मा के घर से कुमल लगाकर चोरों ने 15 लाख रुपए की कीमत की नकदी और माल पर हाथ साफ किया है। आपको बता दें कि चोरों ने घर में रखे लाइसेंसी राइफल के 15 कारतूस भी चोरी कर लिए। बताते चले कि अमरोहा में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जगह जगह अपराध हो रहे हैं, उन पर लगाम लगाने में जिला की पुलिस नाकाम साबित हो रही है। मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव पारा खालसा में भी किसान नरेंद्र शर्मा के घर में चोरों ने घुसकर खेतों की कुमल लगाकर 15 लाख के नकदी और माल सहित कारतूस पर हाथ साफ कर दिया। पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिवार वालों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। हमारी इसमें चीज, सोने की चीज, राइफल के 45 दाने लाइसेंसी के राइफल दुकान पे जमा है। वही 1.25 लाख रुपया कैश का लगा हमारी दुकान। तो लगभग कुल मिलाकर कितने का नुकसान हुआ आपको? नुकसान तो जी 15
समाज का है, छोटी चीज हमारी है। अच्छा, तो इसमें कोई पुलिस को तहरीर दी है? पुलिस तो रुदौली तहसील क्षेत्र में सरयू नदी में कटान रोकने के लिए 2 करोड़ 65 लाख की लागत से बन रहे 950 मीटर लंबाई के परकोपाइन का कार्य आधा अधूरा पूरा होने से कटान की आशंका से ग्रामीण भयभीत हैं। आपको बता दें कि फरवरी महीने में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह और सांसद लल्लू सिंह और विधायक रामचंद्र यादव की मौजूदगी में शिलान्यास किया गया था, जो आज तक पूरा नहीं हो सका है। परकोपाइन के निर्माण कार्य की हकीकत परखने के लिए हमारे अयोध्या मंडल के ब्यूरो विनय मिश्रा और जिला संवाददाता रमेश पांडे ने मौके का मुआयना किया। आप भी देखिए पूरा ये मामला। तो बीजेपी के जिला अध्यक्ष उम्मीदवार सपा के पूर्व मंत्री के आवास पर पहुंचे हैं, जिसके बाद बीजेपी और सपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं का आमना सामना हो गया। आपको बता दें कि आवास के अंदर जाते समय बीजेपी नेता ने गाड़ी में तोड़फोड़ का आरोप भी लगाया है। बीजेपी नेता संजय चौधरी पूर्व मंत्री से मुलाकात कर बातचीत कर रहे थे। सपा नेता और पूर्व मंत्री ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद रामप्रसाद चौधरी ने कहा कि भाजपा धोखे की पार्टी है, शिष्टाचार मुलाकात के जरिए धोखा करना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी धोखे की पार्टी है। ये हमेशा शिष्टाचार मुलाकात में कुछ कानूनी कार्रवाई रच के आए थे, जिससे कि समाजवादी पार्टी के लोगों पर कुछ मुकदमा दर्ज हो, कुछ नौजवान आज यहाँ इकट्ठा हैं, कुछ मारपीट हो, कुछ मुकदमा दर्ज हो, कुछ पर्चा दाखिला रोका जाए, 11 बजे से 3 बजे तक है समय जाया किया जाए। ये साजिश थी। कोई शिष्टाचार मुलाकात करने के आज नहीं, हम कोई बाहर नहीं रहते, हम तो बस्ती में ही रहते हैं, लोग मिलते जुलते, हर दल के लोग मिलते जुलते रहते हैं। ये सत्ता के दम पे तांडव करना चाहते हैं। आज ये सुबह जैसे हम लोगों को पता चला, माननीय मंत्री जी घर पे थे, इनके घर पे ज़बरदस्ती लोग आकर के गुंडई करना चाह रहे थे, झगड़ा करना चाह रहे थे, गेट पे बाहर से ताला लगाने जा रहे थे। ये क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या है। हम लोग आए, हम आ रहे थे, हमारी गाड़ी को भी रोका इन लोगों ने। तो बस्ती में बाल संरक्षण अधिकार आयोग की सदस्य सुचिता चतुर्वेदी बस्ती मंडल की समीक्षा बैठक करने के लिए पहुंची। मंडल के कई अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की। सुचिता चतुर्वेदी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कोविड से प्रभावित हुए परिवार के बच्चों को निराश्रित हुए या एकल बचे हुए उनके लिए मुख्यमंत्री द्वारा संचालित बाल सेवा योजना की समीक्षा की गई है। सभी डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बने और इसलिए ये समीक्षा बैठक भी हुई। बच्चों के लिए सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जो एक मिसाल भी साबित हो सकती है। बच्चों के पुनर्वासन के लिए कई योजनाएं चल भी रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक बच्चे को एक ही योजना का लाभ मिल सकता है। यहाँ पर इसीलिए समीक्षा बैठक हो रही है कि सभी डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बने। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो बच्चों को लेकर, बच्चों के लिए एक मिसाल साबित हो सकती है। बच्चों को के पुनर्वासन को लेकर योजनाएं काफ़ी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक योजना का ही लाभ मिल सकता है एक बच्चे को और अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता। जैसे यहाँ पर अभी जो समीक्षा बैठक चल रही है उसमें ये निकल के आया कि बाल सेवा योजना से वो बच्चे लाभान्वित होंगे जिन बच्चों को के पास कोविड का सर्टिफिकेट होगा। तो बस्ती में हत्या को दुर्घटना करार देने के लिए सड़क किनारे बाइक पर बलिराम का शव डाल दिया गया। आपको बता दें कि सड़क किनारे बाइक पर मिले बलराम के शव का सोनहा पुलिस 3 दिन से खुलासा करने में सफलता पाई है। शादी में शामिल होने गए बलराम की पत्नी, साले और उसके मित्र ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि संपत्ति को लेकर पत्नी ने मिलकर अपने पति की हत्या कराई और दुर्घटना करार देने के लिए सड़क किनारे फेंक दिया। एसपी आशीष श्रीवास्तव के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक सोनाराम कृष्ण मिश्रा ने हत्याकांड का खुलासा किया। हत्या के आरोपी जो मृतक बलराम का दामाद है,
अरविंद निषाद, उसकी बेटी रेनू निषाद और इनके सहयोगी राहुल निषाद को गिरफ्तार किया है। इन्होंने पूछताछ के बाद बताया कि मृतक बलराम निषाद के संबंध अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ अच्छे नहीं थे। वो अपने भाई के साथ ही रहता था और उन्हीं के परिवार में खाना खाता था। इनको डर था कि बलराम निषाद की समस्त संपत्ति इनके भाई के नाम चली जाएगी, इसलिए इन लोगों ने उस दिन प्लान बना करके अपने राहुल निषाद और अरविंद निषाद ने सुबह में बलराम निषाद को रोका और उसके सर पर धारदार हथियार से वार किया, जिसके क्रम में बलराम निषाद की मृत्यु हो गई। तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा खुर्जा देहात का वार्षिक निरीक्षण के दौरान गार्ड की सलामी ली गई। इसके उपरांत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा खुर्जा देहात थाना कार्यालय में की कोविड हेल्प डेस्क, शौचालय की मरम्मत आदि को भी चेक किया गया। थाना प्रभारी अभिलेख पूर्ण करने, अभिलेखों का रखरखाव रखने, हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की निगरानी रखने और थाना परिसर को स्वच्छ रखने एवं प्रतिदिन थाना क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, महिला संबंधी अपराधों पर रोकथाम आदि संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश इसमें दिए गए। दिखाया खुर्जा देहात थाने की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कुछ ही देर में यहाँ एसएसपी संतोष कुमार सिंह जी जो कि बुलंदशहर कप्तान हैं पहुंचने वाले हैं, जो कि वार्षिक दौरा करेंगे और उनको लेकर यहाँ पर जो तैयारियां की गई हैं उन्हें भी हम दिखाएंगे कि किस तरह की तैयारियां एसएसपी साहब के आने पर यहाँ थाने में की जा रही है। देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं बुलंदशहर के खुर्जा नगर देहात थाने की, जहाँ पर एसएसपी साहब का आज वार्षिक दौरा है। हमारे साथ बुलंदशहर के कप्तान साहब एसएसपी संतोष कुमार जी मौजूद हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, जो कि आज खुर्जा देहात थाने का इन्होंने निरीक्षण किया है। तो किस विषय को लेकर किया या क्या कमी पाई गई, ज़्यादा जानकारी के हमसे सर। देखिए, खुर्जा देहात थाने का आज निरीक्षण था और निरीक्षण का उद्देश्य यही है कि जो कमियां हैं, जो निर्देश दिए जाने हैं, लोगों को मौके पर दिए जाए। और पूरे निरीक्षण के दौरान बहुत ही संतोषजनक स्तर का यहाँ का कार्य पाया गया है। अभिलेखों का रख रखाव अच्छा है और विशेष रूप से महिला हेल्प डेस्क में जो अभिलेखों का रख रखाव है और जो कार्रवाई की गई है, जिस तरीके से कंप्यूटर में उसको व्यवस्थित रूप में रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति 1 मिनट में ही सारे तथ्य जान सकता है, वो प्रशंसनीय है। और उसके लिए जो महिला यहाँ पे है और जो ऑपरेटर हैं, इन दोनों को पुरस्कृत किया गया है। थानों के नंबर 8 की चेकिंग, हिस्ट्री शीटरों की निगरानी आज के संबंध में कुछ कमियाँ थी, उसके संबंध में थाना प्रभारी और संबंधित हल्का प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। तो ये थे बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार जी, जो कि बताया उन्होंने बारी बारी से पूरे जिले में वो थानों का निरीक्षण कर रहे हैं और जो कि अभी बताया था कि जो कि थाने। तो विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने वाली इटावा लाइन सफारी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट कहलाती है। पूर्व की सपा सरकार में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। तब से लेकर अब तक सफारी पर खाले बांदर मंडराते रहे। सफारी जब बनकर तैयार हुई तो उसमें गुजरात से लाए गए शेर शेरनियों में एक ऐसी भयानक बीमारी ने जकड़ लिया, जिससे 1 दर्जन शेर शेरनियां और उनके बच्चों मौत के मुंह में समा गए थे। जिसके बाद जानवर और सफारी के दीदार करने वाले ये मान बैठे थे कि अब लायन सफारी पार्क खुलने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन सफारी पार्क 1 जून से लगातार पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन पर्यटक फिर से यहाँ पहुंचने लगे हैं। बरसात लगते ही पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा भी होगा, इसका अनुमान भी लगाया गया। जो ब्लड सैंपल है, ये मंडे को हमने IVRI बरेली भेजा, कल उनकी रिपोर्ट आ गई है और दोनों ही शेरनियाँ जो है इसमें कोविड निगेटिव पाई गई है और उनकी जनरल कंडीशन एक नॉर्मल जैसे शेरनी होती है उस तरह से है। जो उनका नॉर्मल डाइट होता है वो नॉर्मल डाइट ले रही है, वाटर इंटेक भी नॉर्मल है, आउटपुट भी नॉर्मल है, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। लेकिन स्टिल अभी वो हमारे ऑब्जर्वेशन में है क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ये कि हम 150 के बीच में पर्यटक आ रहा है। शनिवार इतवार को 170 से 200 के बीच में आ रहा है और धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है। आगे संभावना है कि अच्छे पर्यटक आएंगे। मौसम के साथ जैसे मौसम बारिश का आएगा, थोड़ा सा मौसम। तो फिरोजाबाद के थाना उत्तर के सुभाष तिराहे मार्केट में पुलिस और व्यापारियों में जमकर खींचातान और हंगामा हुआ है। दरअसल कोरोना नाइट कर्फ्यू का पालन कराने को लेकर पुलिस बाजार बंद करा रही थी, जिसका व्यापारियों ने जमकर विरोध किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की।
मिली जानकारी के मुताबिक थाना उत्तर इलाके में सुभाष तिराहे के समीप ही बुधवार की रात 9:05 पर कुछ पुलिसकर्मी कोविड नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए बाजार बंद करा रहे हैं। इसी दौरान शिवम गुप्ता नाम के एक दुकानदार ने पुलिस को पकड़ लिया। फिर क्या था, पुलिसकर्मियों ने जुर्माना लगाया और मारपीट करनी भी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मियों ने व्यापारी शिवम गुप्ता को पकड़कर घसीटा भी, जिसके बाद सभी व्यापारी लामबंद हो गए। व्यापारियों और पुलिस के बीच जमकर खींचतान हुई। पुलिस और व्यापारियों के बीच करीब आधे घंटे तक हंगामा चला। घटना की सूचना पर पुलिस फोर्स के साथ आला अफसर मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराते हुए व्यापारियों को छोड़ दिया। लेकिन इस घटना के बाद से ही व्यापारी वर्ग में पुलिस वालों के खिलाफ काफी आक्रोश है। खबर गाजियाबाद से है, जहां 24 जून 2021 को कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल में हाल ही में एक ऐलान किया था कि वो अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं और गुड़गांव, गाजियाबाद और पटियाला की इकाइयों में ओपीडी सेवाओं के तहत मेडिकल सुविधाएं भी पेश करने वाले हैं। कोलंबिया एशिया अस्पताल के 100% अधिग्रहण के बाद मणिपाल अस्पताल भारत में दूसरी सबसे बड़ी हेल्थ केयर श्रृंखला बनकर सामने आया। HCMCT मणिपाल अस्पताल में बेहद अनुभवी चिकित्सकों की एक टीम ऑन्कोलॉजी, वस्कुलर सर्जरी, हिमेटोलॉजी, CTV, GTI सर्जरी और कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में अपनी सुविधा मुहैया कराने के लिए नियमित आधार पर कोलंबिया एशिया के गुड़गांव, गाजियाबाद और पटियाला केंद्रों पर नियमित आधार पर ओपीडी के लिए अपनी सेवाएं मुहैया करा रही हैं। ओपीडी की ये सुविधा मौजूद सुविधा के अलावा होगी और कोलंबिया एशिया के केंद्रों की क्षमता का विस्तार भी होगा और मरीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी। अस्पताल की योजना इसकी संरचना का विस्तार करने का भी है ताकि आने वाले समय में एकीकृत हेल्थ केयर सेवाएं मुहैया कराई जा सके। तो आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का 7 महीने से ज्यादा का किसान आंदोलन को 7 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। किसानों ने फिर से एक बार अपने आंदोलन को तेज कर दिया है। आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की जत्था फिर से बड़ी संख्या में बॉर्डर पर पहुंच गया। 7 महीने बाद फिर से एक बार फिर किसानों ने आंदोलन को तेज करते हुए सरकार को संदेश दिया। उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं की जाती है तब तक ये आंदोलन इसी प्रकार आगे जारी रहेगा। अब देखना यह होगा कि सरकार उनकी बातों को कब तक मानती है। आज हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और आज किसानों का 7 महीने पूरे हो चुके हैं और आंदोलन इसी तरीके से बरकरार है। हमारे साथ मौजूद है किसान नेता राकेश टिकैत जी से बात करेंगे किस तरीके से नई रणनीतियों को लेकर के आंदोलन को जोर करने की प्रयास में है। आगे की क्या रणनीति है सर? आगे की रणनीति यही रहेंगे। सरकार आई नहीं, 7 महीने हो गए। जी सर। अब कल से 8वां महीना शुरू हो जाएगा। सर, बात करने के लिए बहुत सारे आपको ऑफर भी दिए गए थे, यहाँ से आप लोगों ने भी उनके पक्ष को सुना था पर नहीं बात बन पाई। क्या कहना? नहीं बन पाई बात, बनी नहीं बात। तो सर, अभी इतने सारे जनसंख्या में यहाँ मौजूद हो रहे हैं किसान भाई, क्या कहना चाहेंगे? क्या रणनीति है? बिजली कम दे रहे हैं यहाँ जी, वोल्टेज भी कम है और लाइट काट दे कभी कभी। 7 महीने हो चुके हैं सर, कुछ लगता है कि अब रास्ता कुछ नया निकल के आने वाला है? भाई उम्मीद तो है यही कि नया रास्ता निकले जी, निकलेगा जब क्या संदेश देना चाहेंगे सर? कुछ सरकार भाई बात कर ले हमारे से, हमारा जो काम है वो कर दे जी। तो ये थे मेरे साथ राकेश टिकैत जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर सरकार कहीं ना कहीं हमारी बातों को नहीं मानती है तो ये आंदोलन एक लंबे समय के लिए नजर आएगा। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, लोकमंच न्यूज। तो यूपी के हरदोई जिले में नौनिहालों के लिए आई किताबों के वितरण में ढिलाई के नाम पर हेराफेरी में मामले में जिला समन्वयक को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आई किताबें BRCT सेंटर में विद्यालयों तक जानी थी, जिसकी ढुलाई के लिए टेंडर पर प्रक्रिया अपनाने के निर्देश भी दिए गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी टेंडर प्रक्रिया न अपनाकर BRC सेंटर में प्रयाधात्मक किताबें ले आए। गत वर्ष पुस्तकों की ढुलाई के लिए लगातार प्रयास करने के बावजूद भी जिनसे टेंडर नहीं सफलतापूर्वक नहीं किया जा सका था, अतः पुस्तकों की ढुलाई निर्वाचन द्वारा निर्धारित दरों पर जिला स्तरीय समिति के द्वारा अनुमोदित कराया गया था, जिसे खंड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा ढुलाई करवा करके जनपद स्तर पर प्रेषित किया गया था। खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रेषित बिलों को तत्कालीन DC के द्वारा बगैर किसी सही ढंग से परीक्षण के
वैसे ही प्रस्तुत कर दिया गया था, जिसमें कुछ बिल्स निर्धारित दर से अधिक प्राप्त हुए थे, जिसके क्रम में उन्हें दंडित करते हुए मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया है और उनकी निलंबन की। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। 2:30 बजे का लगाने